राम राम सभी प्यारे साथियों आज हम इस लेख में बात करने वाले हैं मुगलों को लेकर के। जी हाँ, मुगल भारत क्यों आए थे, ऐसा हुआ था भारत में मुगलों का आगमन। तो जानेंगे मुगल वंश के बारे में। जो मुगल वंश के संस्थापक थे वो थे बाबर। जी हाँ, बाबर के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि इस लेख में हम बताएंगे मुगलों के बारे में। मुगलों का आप देखेंगे इतिहास तो आपको हर एक परीक्षा में देखने को मिलेगा। आपकी बड़ी से बड़ी परीक्षा और छोटी से छोटी परीक्षा में आपको मुगलों का जिक्र जरूर मिलेगा। मुगलों के बारे में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको बराबर मिल जाएंगे। तो चलिए बात करेंगे मुगलों का आगमन क्यों हुआ भारत के अंदर। देखो, मुगल जो थे, मुगल क्यों आए थे भारत में। मुगल शासक 17वीं शताब्दी के आखिर में और 18वीं शताब्दी के शुरुआत तक चला और 19वीं शताब्दी के मध्य समाप्त हुआ। आपको बता दें कि मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। अब बाबर के बारे में थोड़ा जानते हैं कि बाबर क्यों आए थे भारत। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था और मुगल साम्राज्य 1526 में शुरू हुआ। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। अधिकतर मुगल शासक तुर्की और सुन्नी मुसलमान थे। मुगल शासक 17वीं शताब्दी के आखिर में और 18वीं शताब्दी के शुरुआत में तक चला। 19वीं शताब्दी के मध्य तक बाबर यानी कि आपका मुगल शासक समाप्त हो चुका था पूरी तरह से। बात करेंगे बाबर के बारे में। बाबर की शुरुआत का जीवन। बाबर पर अपने परिवार की जिम्मेदारी बहुत कम उम्र में ही आ गई थी। अपने पैतृक स्थान फरगना को वे जीत तो गए थे, लेकिन ज्यादा दिन तक वहां राज नहीं कर पाए थे। वे इसे कुछ ही दिनों में हार गए। इसके बाद उसे बहुत कठिन समय देखना पड़ा और उन्होंने बहुत मुश्किल से जीवन यापन किया। लेकिन इस मुश्किल समय में भी वे अपने कुछ वफादारों के साथ नहीं छोड़ा। कुछ सालों बाद जब उसके दुश्मन एक दूसरे से दुश्मनी निभा रहे थे, तब इस बात का फायदा उठाकर बाबर ने 1502 में अफगानिस्तान के काबुल को जीत लिया और उसके साथ ही उन्होंने अपना पैतृक स्थान फरगना व समरकंद को भी जीत लिया। बाबर की 11 बेगम थी। जी हाँ, 11 बेगम। आजकल तो एक भी नहीं मिलती। जिससे उनको 20 बच्चे प्राप्त हुए थे। बाबर का पहला बेटा हुमायूं था, जिसे उसने अपना उत्तराधिकारी बनाया था। बाबर भारत क्यों आया था, चर्चा करेंगे आज इस पर। बाबर भारत क्यों आया, उसका क्या कारण रहा था। तो मध्य एशिया में जब बाबर अपना साम्राज्य नहीं फैला पाया, जब उसकी नज़र भारत पर हुई, उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति बाबर को अपना साम्राज्य फैलाने के लिए उचित लग रही थी। उस समय दिल्ली के सुल्तान बहुत सी लड़ाइयाँ हार चुके थे, जिस वजह से विघटन की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। भारत के उत्तरी क्षेत्र में कुछ प्रदेश अफगान और राजपूत के अंदर थे, लेकिन इन्हीं के आसपास के क्षेत्र स्वतंत्र थे, जो अफगानी और राजपूतों के क्षेत्र में नहीं आते थे। जैसे कि इब्राहिम लोदी, जो दिल्ली का सुल्तान हुआ करता था, एक सक्षम शासक नहीं था। पंजाब के गवर्नर दौलत खान इब्राहिम लोदी के काम से बहुत असंतुष्ट था। इब्राहिम के अंकल आजम खान, जो यानी कि चाचा उनके, जो दिल्ली की सल्तनत के लिए एक मुख्य दावेदार थे, बाबर को जानते थे बहुत अच्छे से। जब आजम खान और दौलत खान ने बाबर को भारत आने का न्योता भेजा, तो बाबर को ये न्योता बहुत पसंद आया। उसे ये अपने फायदे की बात लगी, क्योंकि मैं भारत जाऊंगा और भारत बहुत ही धनी देश था। कहे तो भारत सोने की चिड़िया बोला जाता था। वो अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए दिल्ली चला आया। अब वहीं से शुरू होती है यहाँ पर पानीपत की लड़ाई। जी हाँ, आपने सुना होगा पानीपत की लड़ाई के बारे में। आजम खान और दौलत खान ने बाबर की को पानीपत की लड़ाई के लिए बुलाया था। उन्होंने सोचा कि हम अपना फायदा करेंगे, बाबर को बुला करके यहाँ पर लड़ाई लड़वा देंगे पानीपत की। लेकिन बाबर सोच रहा था कि मैं लड़ाई लड़ूं या ना लड़ूं, लेकिन मैं धनी देश में जा रहा हूं तो कुछ लेके ही आऊंगा। बाबर ने लड़ाई में जाने से पहले पड़ताल करी। उन्हें 4 बार पूरी जांच पड़ताल करी। इसी दौरान
कुछ गुस्से में बैठे अफगानी लोगों ने बाबर को अफगान में आक्रमण करने के लिए बुलाया। मेवाड़ के राजा राणा संग्राम सिंह ने भी बाबर को इब्राहिम लोदी के खिलाफ खड़े होने के लिए बोला, क्योंकि राणा जी की इब्राहिम से पुरानी रंजिश थी। उन्हीं सब के चलते बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को युद्ध के लिए ललकारा। अप्रैल 1526 में बाबर पानीपत की लड़ाई जीत गया। अपने को हारता देख इस युद्ध में इब्राहिम लोदी ने खुद को मार डाला मैदान के क्षेत्र में। सबको ये लगा था कि बाबर इस लड़ाई के बाद भारत छोड़ देगा, लेकिन इसका उल्टा हुआ, क्योंकि बाबर पहले ही अपना मन बनाकर आया था भारत में। अपना साम्राज्य फैलाने की उसने यहाँ पर ठान ली। भारत के इतिहास में जब बाबर की जीत पानीपत की पहली जीत कहलाती है, इसे दिल्ली की भी जीत माना गया। इस जीत ने भारतीय राजनीति को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। साथ ही मुगलों के लिए भी ये बड़ी जीत साबित हुई थी। अब आता है यहाँ पर खानवा की लड़ाई। जी हाँ, पानीपत की जीत के बाद बाबर की स्थिति भारत को बहुत मजबूत लगी। वो सोचा कि मैं अब यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित करूंगा। उस समय राणा संग्राम ने ही बाबर को भारत का न्योता दिया था। उन्हें लगा था वो वापस काबुल चला जाएगा, लेकिन बाबर का भारत में रहने के फैसले ने राणा संग्राम को मुसीबत में डाल दिया। अब अपने आप को और मजबूत बनाने के लिए बाबर ने मेवाड़ के राणा संग्राम को चुनौती दे डाली भाई। अब उनको चुनौती तो दे दी, खानवा में हरा दिया। राणा संग्राम सिंह के कुछ अफगानी शासक भी जुड़ गए थे, जिसके बाद उन्होंने अफगान चीफ को भी हरा दिया। 17 मार्च 1527 में खानवा में दो विशाल सेना एक दूसरे से भिड़ गई। राजपूतों ने हमेशा की तरह अपनी लड़ाई लड़ी, और लेकिन बाबर की सेना के पास नए उपकरण थे। जी हाँ, उसके पास तोपें थीं और गन पाउडर थे, जिनका इस्तेमाल उसने किया, जिसका सामना राजपूत नहीं कर पाए, और वे बहुत बुरी तरह से यहाँ पर हारते नजर आए। राजपूत की पूरी सेना को बाबर की सेना ने मार डाला। राणा संग्राम अपने आप को हारता देख गए और खुदकुशी कर ली। राणा संग्राम ने मरने के साथ राजपूतों को अपना भविष्य खतरे में दिखाई देने लगा। इस जीत के साथ लोगों ने उसे गाजी की उपाधि दी। दोस्तों, बता दें कि यहाँ पर जो राजपूत थे, राजपूत किसी से मरना पसंद नहीं करते। राजपूतों ने खुद ही अपने आप को मार डाला, क्योंकि उनको लग रहा था उसने दूसरी चाल चली यहाँ पर, क्योंकि उसमें अलाउड नहीं होता। उसने तोपों का यहाँ पर इस्तेमाल किया। उस समय तोपें मना थी, लेकिन उसने यहाँ पर बेईमानी से जीत हासिल करी है बाबर ने। फिर आती है यहाँ पर घाघरा की लड़ाई। राजपूतों को हराने के बाद भी बाबर की अफगानी शासक जो बिहार व बंगाल में राज्य कर रहे थे, उसके विरोध का सामना करना पड़ा। मई 1529 में बाबर ने घाघरा में सभी अफगानी शासकों को हरा दिया। बाबर अब तक का मजबूत शासक बन चुका था, क्योंकि उसने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी है और बहुत सारा उसको एक्सपीरियंस था लड़ाई कैसे लड़नी है, जिसे कोई नहीं हरा सका था। इसके पास एक विशाल सेना तैयार हो गई थी। कोई भी राजा बाबर को चुनौती देने से डरता था। ऐसे में बाबर ने भारत में तेजी से शासन फैलाना शुरू कर दिया। वो देश के कई कोनों में गया और वहां उसने बहुत लूट मचाई। बाबर बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का नहीं था। उसने भारत में कभी भी किसी हिंदू पर इस्लाम अपनाने के लिए दबाव नहीं डाला। आगरा उत्तर प्रदेश में अपनी जीत की खुशी एक सुंदर सा गार्डन बनवाया। वहाँ उसने कुछ भी धार्मिकता को दर्शाने वाली वस्तु नहीं लगाई। इसे आराम बाग का नाम दिया गया। अब आता है बाबर की मृत्यु का निश्चित आ गया था समय कि उसकी मृत्यु कैसे हुई। मरने से पहले बाबर पंजाब प्रांत, दिल्ली, बिहार जीत चुका था। मरने से पहले उसने खुद की किताब लिखी थी, जिसमें उसने बाबरनामा के नाम से किताब है ये। छोटी बड़ी बात सब कुछ लिखा। बाबर को बेटा हुमायूं था, जो उनका बड़ा उत्तराधिकारी बेटा था, 22 वर्ष का हो चुका था। अब
भयानक बीमारी से ने उन्हें घेर लिया। बाबर को बड़े से बड़े वैद्य बीमारी को ठीक नहीं कर पा रहे थे। सबका कहना था अब भगवान ही कुछ कर सकते हैं, यानी कि उनके अल्लाह जो होते थे उस टाइम पे। बाबर हुमायूं को बहुत चाहते थे, वे अपने उत्तराधिकारी को ऐसे मरते नहीं देख पा रहे थे। जब उन्होंने एक दिन हुमायूं के पास जाकर भगवान से प्रार्थना की कि चाहे तो उसकी जान चले ले लेकिन हुमायूं को ठीक कर दे। उसी दिन से हुमायूं की हालत सुधरने लगी। जैसे जैसे हुमायूं ठीक होते गया, बाबर बीमार होते गया। सबने इस भगवान को चमत्कार ही समझा, क्योंकि 1530 में हुमायूं जब पूरी तरह ठीक हुआ तो बाबर की मृत्यु हो चुकी थी। बाबर का अफगानिस्तान से जाकर अंतिम संस्कार किया। हुमायूं इसके बाद मुगल शासक बने और दिल्ली की राजगद्दी पर बैठ गए। मित्रों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। और मुझे तो बहुत दिलचस्प कहानी लगी ये, आपको भी शायद अच्छी लगी हो ये लेख। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो लेकर। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब हमारे चैनल को वीडियो को ज़रूर करें, क्योंकि हमारा नया चैनल है। आप जितना सपोर्ट करोगे उतना ही अच्छा हम आपके लिए लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।